कहानी शुरू होती है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट खतरनाक बीस्ट्स के झुंड के बीच एक पावरफुल फॉर्मेशन में फंसा होता है। परेशान होकर वो अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है। जैसे ही उसे विश्वास होता है कि मदद करीब है, उसकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट उसकी मदद के लिए पहुंचती है। लेकिन एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में उसे रेस्क्यू करने के बजाय वो अपना हाथ उसके शरीर पर फिराती है और एक अजीब शांति से बोलती है, मास्टर, हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना? आपको अंदाजा नहीं है कि आज यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है। आपने मुझे जितना दर्द दिया है उसके बाद मैं आखिरकार अपना रिवेंज ले सकती हूँ। इन शब्दों के साथ वो बेरहमी से उसकी लाइफ खत्म कर देती है। जैसे ही वो अपनी आखिरी सांस लेता है, उसके दिमाग में यादें भर जाती हैं। उसे याद आता है कि वो सच में इस दुनिया का नहीं है। असल में वो इमॉर्टल गॉड रेल्म की मशहूर सू फैमिली का यंग मास्टर था। लोग उसे द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी कहते थे, भविष्यवाणी करते हुए कि वो ऐसी महानता हासिल करेगा जिसकी कोई तुलना नहीं। लेकिन उसकी शान का रास्ता तब पटरी से उतर हो गया जब उसे एक डीमन सेंटेस से प्यार हो गया। प्यार में अंधा होकर उसने गॉड रेल्म को धोखा दिया। इस धोखे की सजा जरूर मिलनी थी। गॉड रेल्म ने उसे गद्दार माना और बिना रुके उसका पीछा किया। कोई और चॉइस ना होने पर वो लोअर रेल्म में भाग गया और सालों तक छिप कर रहा क्लाउड इमोरल सेक्ट में एक एल्डर की आइडेंटिटी लेकर। जैसे ही उसका होश जा रहा था, उसे अचानक कुछ शॉकिंग एहसास होता है। वेट अ सेकंड, मैं अब किसकी बॉडी में हूं? ये मेमोरीज, ये मेरी नहीं है। क्या मैं सच में ट्रांसमाइग्रेट होते ही मरने वाला हूं? अगले ही पल उसकी आंखें तेजी से खुलती हैं। वो जिंदा था। वो जल्दी ही समझ जाता है कि वो इस मॉडर्न वर्ल्ड से इस बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसे इस बॉडी की लाइफ के अगले 10 सालों की मेमोरीज पहले ही मिल चुकी थी। उसके सामने वही डिसाइपल खड़ी थी जो आगे चलकर 1 दशक बाद उसे मारने वाली थी। वो उसे चिंता से देखती है। मास्टर, आप काफी हिले हुए लग रहे हैं। क्या आपको कोई बुरा सपना आया? क्या मैं आपका पसीना पोंछ दूं? जब वो उसे ऑब्जर्व करता है, उसे उसका नाम याद आता है, फोंग वोंग किंग। फ्यूचर में वो एक पावरफुल और क्रूर एम्प्रेस बनेगी, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ उसकी स्टूडेंट थी। खुद को संभालते हुए वो जल्दी से रिप्लाई करता है, नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। फोंग वोंग किंग अभी भी हैरान थी। पूछती है, मास्टर, आप डिस्टर्ब लग रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? आप मुझे अपने पास भी क्यों नहीं आने दे रहे? प्रोटैगनिस्ट इस बॉडी के मेमोरीज को प्रोसेस करता है। उसे एहसास होता है कि फोंग वोंग किंग को एक कल्टीवेशन टूल से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया। इस बॉडी के पुराने ओनर सू चिंग जी ने बड़ी चालाकी से प्लान बनाया था कि सही वक्त पर उसकी पावर्स को खींच लेगा। तब तक उसने स्ट्रिक्टली किसी से भी इंटरैक्ट करने से मना किया था, ये पक्का करते हुए कि वो उसके गंदे इरादों के लिए प्योर रहे। इसे लागू करने के लिए उसने उसे कैद रखा और उसके साथ बुरी तरह बर्ताव किया। प्रोटैगनिस्ट के आने से पहले ही सू चिंग जी ने फोंग वोंग किंग को एक अपोजिंग सेक्ट के किसी के साथ स्पारिंग करते हुए पकड़ लिया था, जहां वो कल्टीवेशन टेक्निक्स एक्सचेंज कर रहे थे। गुस्से में उसने उसे डांटा और बुरी तरह पनिश किया। जितना ज्यादा प्रोटैगनिस्ट सू चिंग जी के करतूतों के बारे में जानता है, उसे उतनी ही घिन महसूस होती है। कोई अपनी स्टूडेंट के साथ इतने घटिया तरीके से बर्ताव कैसे कर सकता है, वो सोचता है। उसी पल एक मशीन की आवाज उसके ख्यालों को रोकती है। यह सिस्टम था जो एक वार्निंग दे रहा था, होस्ट फोंग वोंग किंग फ्यूचर की सबसे ग्रेट हीरो बनने के लिए तय है। तुमने उसके लिए हमदर्दी डेवलप कर ली है, लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है। सुपर स्कमबैग सिस्टम अब एक्टिवेट हो गया है। सीधे शब्दों में, तुम इस दुनिया के सबसे ग्रेट विलेन हो। एक सच्चा विलन सिंपैथी महसूस नहीं करता। फिर उसे उसका पहला मिशन देता है, फोंग वोंग किंग ने एक मिस्टेक की है, तुम्हें उसे अगले 3 मिनट के अंदर सजा देनी होगी। इस टास्क को पूरा करने पर तुम्हें सबमिशन पॉइंट्स और 10 ब्रेक थ्रू पिल्स मिलेंगे, लेकिन फेल होने पर 10 पॉइंट्स का कटौती होगा, कल्टीवेशन में 2 रेल्म का ड्रॉप होगा और यहाँ तक कि नसबंदी भी हो जाएगी। ये उसे आगे बताता है कि उसे शुरुआत में 100 पॉइंट्स दिए गए हैं और अगर वो मिशंस फेल करता रहा तो उसके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। जिस पल उसके पॉइंट्स 0 पहुंचेंगे वो मर जाएगा। ये सुनकर सच चिंग ही मन बड़बड़ाता है। ये सिस्टम सच में घटिया है। ये चाहता है कि मैं एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बन जाऊं। मैंने पहले कभी इतना डरावना सिस्टम नहीं देखा। इसी बीच फोंग वोंग किंग, जो अभी भी उसकी उलझन से अनजान थी, हिचकिचाते हुए बोलती है, मास्टर, आप इतने शांत क्यों हैं? क्या हुआ? अपनी नई सिचुएशन को एनालाइज करते हुए सू चिंगी को एहसास होता है कि एक एल्डर्स डिसाइपल होने के बावजूद
फोंग वोंग किंग की कल्टीवेशन अभी भी वीक है। वो सिर्फ की रिफाइनमेंट के 9th स्टेज तक पहुंची है। उसके पास कोई खास टेक्निक्स नहीं है और उसके मार्शल स्किल्स भी बस ठीक ठाक हैं। पहले वाले सु चिंगी ने उसे जानबूझकर इस हालत में रखा था, ये इंश्योर करते हुए कि वो कमजोर और इस्तेमाल करने में आसान रहे। जैसे ही सिस्टम उसकी हिचकिचाहट को बेरुखी से देखता है, वो उसे जल्दी से अपना डिसीजन लेने के लिए उकसाता है। टाइम खत्म हो रहा है। अगर तुम अच्छी चीजों के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करते रहोगे, तुम सच में रूथलेस कब बनोगे? सिस्टम को स्वीकार करते हुए सु चिंगी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। बिना हिचकिचाहट के उसने एक पावरफुल पंच मारा जिससे वोंग किंग पीछे की तरफ उड़ गई। जब वो रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, सु चिंगी ने सख्ती से कहा, तुमने मिस्टेक की है और ये तुम्हारी पनिशमेंट है। इसके साथ उसने एक हेवन टियर टेक्निक मैनुअल वोंग किंग की तरफ फेंका। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने फिर कहा, मैं समझ गया हूँ कि तुम अदर सेक्ट के उस लड़के से क्यों लड़ी। तुम उसके साथ बैटल करके उसकी टेक्निक सीखने की कोशिश कर रही थी। सजा के तौर पर मैं तुम्हें ये हेवन टेक्निक दे रहा हूँ। उसने आगे कहा, मैंने इस टेक्निक को सालों तक छिपा कर रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे मास्टर करने के लिए टाइम लोगी। शॉक्ड होकर वोंग किंग ने मन ही मन सोचा, एक हेवन टियर टेक्निक? हमारे पूरा सेक्ट के पास सिर्फ 2 ऐसी टेक्निक्स हैं और मास्टर मुझे एक सीखने के लिए दे रहे हैं। ये पनिशमेंट जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, ये तो एक रिवॉर्ड जैसा लग रहा है। सु चिंगी ने फिर उसे एड्रेस किया, ठीक है वोंग किंग, तुम अब जा सकती हो। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, सिस्टम एक बार फिर बोल पड़ा, होस्ट, तुमने सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 100 कमबैक पॉइंट्स और 10 ब्रेक थ्रू पिल्स मिलते हैं। क्योंकि ये तुम्हारा पहला मिशन था, तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया जाता है, एक स्किल कार्ड। इस कार्ड के साथ तुम हर दिन 1 घंटे के लिए एक पावरफुल मास्टर बन सकते हो, जिसके पास एक जबरदस्त ऑरा होगा जो इस दुनिया में किसी को भी सरपास कर सकता है। सु चिंगी ने सोचा, लगता है सिस्टम में कोई बग है, ये रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के बीच फर्क नहीं कर पा रहा। जैसे ही वोंग किंग दूर चली गई, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर सोचने लगी। मास्टर ने मुझे पहले भी कई बार मारा है, लेकिन उनके मुकाबले आज का अटैक बहुत हल्का था। बल्कि उनके पाम स्ट्राइक ने मेरी बॉडी को जल्दी ठीक करने में मदद की। मेरी सारी इंजुरीज गायब हो गई हैं और यहाँ तक कि मेरे मेरिडियंस भी पहले से ज्यादा क्लियरर हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच जाऊंगी। वो खुद से मुस्कुराई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर सिर्फ स्ट्रिक्ट होने का नाटक करते हैं? असल में वो सीक्रेटली मेरी ग्रो बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हल्का से झुककर उसने धीरे से कहा, मास्टर थैंक यू, मैं आपकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। सिस्टम ने फिर सु चिंगी को नोटिफाई किया, फोंग वोंग किंग का लगाव आपके लिए 10 पॉइंट बढ़ गया है। नतीजतः आपका एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स कम बैक पॉइंट्स मिलते हैं। ये एहसास करते हुए सु चिंगी ने सोचा, मैं लोगों का लगाव बढ़ाकर पॉइंट्स हासिल कर सकता हूँ। ये तो एक्चुअली में काफी फायदेमंद है। क्यूरियस होकर उसने वोंग किंग का करंट अफेक्शन लेवल चेक किया, लेकिन चौंक गया। वो -99 पॉइंट्स पर था, 29 के करप्शन लेवल के साथ। चौंक कर वो बड़बड़ाता है, क्या इतना सब करने के बाद भी उसका लगाव मेरे लिए अभी भी नेगेटिव है? इसका मतलब है कि वो पिछले 10 सालों से मुझसे नफरत करती है। कंफ्यूज्ड होकर वो जोर से सोचता है, डैम इट सु चिंगी, तुमने ऐसा क्या किया कि वो तुमसे इतनी नफरत करती है? तभी सिस्टम ने बात काटी, होस्ट तुम्हें 2 नए मिशंस मिलने वाले हैं। ये प्रोग्रेस मिशंस इस वर्ल्ड की स्टोरी लाइन के साथ अलाइन होंगे, सिस्टम ने एक्सप्लेन किया। इस दुनिया के सबसे ग्रेट विलन होने के नाते ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मेल और फीमेल लीड्स के को मॉनिटर करो। अगर वो एडवांस करें तो तुम्हें उनकी ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट करना होगा और उनके फेट पॉइंट्स चुराने होंगे ताकि तुम्हारी पावर लगातार बढ़ती रहे। तुम्हारा हिडन मिशन है फोंग वोंग चिंग को पूरी तरह रुइन कर देना। उसे ब्रिंक तक पुश करो जब तक वो खुद को पूरी तरह खो ना दे। अगर तुम फेल हुए तो तुम अपना विलन स्टेटस खो दोगे और एक कमजोर इनसिग्निफिकेंट इंसान बन जाओगे। गुस्से में सु चिंगी चिल्लाया। पिछली बार सु चिंगी ने यही मिस्टेक की थी और इसीलिए वो मरा। एक फेमस सेइंग है, वंस बिटन ट्वाइस शाय। और अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसी पाथ पर चलूं? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, ये नॉनसेंस बोलने के बजाय। उसी पल उसने नोटिस किया कि सेक्ट बैरियर्स ट्रेम्बल करना शुरू हो गए हैं। उसे एकदम से जकड़ लिया, कोई फोर्सफुली सेक्ट में एंटर कर गया है। बिना टाइम वेस्ट किए वो सेक्ट एंट्रेंस की तरफ दौड़ा। गेट पर पहुंचने पर उसने एक यंग वुमन को पास आते देखा। वो उदास लग रही थी और जैसे ही वो पास आई वो चिल्लाई, क्लाउड इमॉर्टल सेक्ट के लोग मुझे जरूर बचाएंगे और डीमंस को हरा देंगे। सु चिंगी ने उसे कन्फ्रंट किया, तुम फोर्सफुली हमारे सेक्ट में एंटर क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें इस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता? घबराकर उस औरत ने प्लीड किया,
एल्डर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। पास से इंस्पेक्शन करने पर उसने उसे जी लिली के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया, जो कि स्नो फैमिली की चीफ स्टूडेंट थी। वो करंटली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के अर्ली स्टेजेस में थी। जैसे ही वो सुचिंग जी से क्लिंग हुई, उसने एक बार फिर प्लीड किया, एल्डर प्लीज मुझे बचा लीजिए। जैसे ही सुचिंग जी ने जी के अनयूजुअल बिहेवियर को रियलाइज किया, उसे सस्पेक्ट हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और एग्जामिनेशन करने पर उसने डिस्कवर किया कि जी को एक एनहांसमेंट टॉक्सिन दिया गया था। अगर उसके मेरिडियंस को टाइम पर सील नहीं किया गया तो पॉइजन उसके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सुचिंग जी ने उसे टेम्परेरीली सील कर दिया। सुचिंग जी फिर खुद से बड़बड़ाया, ये नोट करते हुए कि जी की कंडीशन क्रिटिकल थी। वो समझ गया कि अगर उसने इंटरवीन नहीं किया तो वो सर्टेनली सर्वाइव नहीं करेगी। इसी दौरान जब जी को ले जाया जा रहा था, एक एल्डर ने ये सीन ऑब्जर्व किया। एल्डर ने सुचिंग जी को कन्फ्रंट किया, उस पर शेमलेस होने का अक्यूज करते हुए। उसने सरकास्टिकली कहा कि उसने अभी ठीक से एक औरत पर नजर डाली ही थी कि उसे अपने कमरे में ले जाने का डिसाइड कर लिया। तब रिवील हुआ कि ये एल्डर बाय यू चैन थी, क्लाउड इमॉर्टल सेक्ट की एक और सिग्निफिकेंट फिगर। सुचिंग जी को अपने कमरे में लाया और उसे ट्रीट करना शुरू कर दिया। सिस्टम ने फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसे जी लिली के रूप में आइडेंटिफाई करते हुए बताया, जो कि जी फैमिली की चीफ स्टूडेंट थी। सिस्टम ने यह भी रिवील किया कि फ्यूचर में वो दुनिया के मेन प्रोटैगनिस्ट ईन की सीक्रेट लवर बनेगी। उसने आगे डिटेल में बताया कि कैसे वो इवेंचुअली अजीव फेन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगी जब वो एक साथ एक सीक्रेट मिशन पर जाएंगे। ये सुनकर सुचिंग जी टेकन अबैक हो गया। उसने क्वेश्चन किया कि क्या अजीव फेन सच में दुनिया का प्रोटैगनिस्ट है। फिर उसने वंडर किया कि कहीं वो जी को हील करके उसकी डेस्टिनी में इंटरफेयर तो नहीं कर रहा और पोटेंशियली स्टोरी लाइन को ऑल्टर कर रहा है। क्या उसने अननोइंगली दुनिया के मेन कैरेक्टर से दुश्मनी मोल ले ली थी। जल्द ही जी ने वायलेंटली खांसा, पॉइजन को अपनी बॉडी से एक्सपेल करते हुए। ग्रेटिट्यूड के साथ सुचिंग जी को देखते हुए उसने उसकी हेल्प के लिए डीप अप्रिसिएशन एक्सप्रेस किया। उसने उसे अश्योर किया कि जी फैमिली फ्यूचर में सर्टेनली उसकी काइंडनेस को रीपे करेगी। लेकिन सुचिंग जी अपना यूजुअल डिमीनर मेंटेन करते हुए उसके ग्रेटिट्यूड को डिसमिस कर दिया, कहते हुए कि किसी रीपेमेंट की जरूरत नहीं है। इसी दौरान जी ने खुद को उससे कैप्टिवेटेड पाया। वो मार्वल कर रही थी कि इतना यंग कोई पहले ही एक सेक्ट एल्डर कैसे बन गया। उसने नोट किया कि उसका टावरिंग प्रेजेंस उसकी हैंडसमनेस से मेल खाता था। एक अनएक्सपेक्टेड थॉट उसके दिमाग में आया, अगर उसने उसे हील करने के लिए ड्यूअल कल्टीवेशन सजेस्ट किया होता तो वो शायद मना नहीं करती। लेकिन इससे पहले कि वो उस थॉट पर और ड्वेल करती, उसने अपना सर हिलाया, क्वेश्चन करते हुए कि वो ऐसी चीजों के बारे में सोच भी क्यों रही थी। तभी सिस्टम ने सुचिंग को नोटिफाई किया कि जी का अफेक्शन उसके लिए 30 पॉइंट्स बढ़ गया है, जिससे उसे रिवॉर्ड के तौर पर 300 कम बैक पॉइंट्स मिले। उसने म्यूज किया कि वो काफी जेनरस थी, क्योंकि बस एक छोटी सी काइंडनेस से उसे इतने पॉइंट्स मिल गए। जी को सेंस हुआ कि वो इम्पोजिंग है। उसने पोलाइटली एक्सक्यूज किया, कहते हुए कि वो उसे और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। उसने फ्यूचर में उसे फिर से विजिट करने का प्रॉमिस किया। लेकिन सुचिंग को उसकी प्रेजेंस में एक स्ट्रेंज अनीज महसूस हुई। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिससे उसे एक अनयूजुअल अंडरकरंट का सेंस हुआ, हालांकि वो ठीक से प्लेस नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि वो और रिफ्लेक्ट कर पाता, सेक्ट के बाहर से एक जोरदार शाउट इको हुई। कोई गुस्से में बेलो कर रहा था, क्लाउड इमोरल सेक्ट के मेंबर्स को एड्रेस करते हुए, उन पर एरोगेंट होने का अक्यूज करते हुए। आवाज ने डिमांड किया कि उन्हें अपने सेक्ट के अंदर एक प्रे को छुपाने की ऑडेसिटी कहां से मिली। जी ये सुनकर पेल हो गई। पैनिक ने उसे जकड़ लिया जब उसे रियलाइज हुआ कि उसका डर सच हो गया था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी आ जाएंगे। जैसे ही सेक्ट गेट्स खुले, दूसरे सेक्ट के सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो गए। उनके एक्सप्रेशंस पर वरी थी। उनके बीच मर्मर्स फैल गए जब उन्होंने इंट्रूडर्स को घोस्ट कॉर्प सेक्ट के मेंबर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया। डिसाइपल्स के बीच कंफ्यूजन पैदा हो गई। घोस्ट कॉर्प सेक्ट आखिर उनके सेक्ट में इंटरेस्टेड क्यों होगा, और स्पेसिफिकली उन्हें क्या चाहिए था। टेंशन और एस्केलेट हो गया जब उन्होंने इंट्रूडर्स के बीच सेक्ट एंसेस्टर को रिकॉग्नाइज किया। ग्रुप में एक हश्ड फियर फैल गया। लेजेंड्स में इस एंसेस्टर को पावरफुल और रूथलेस दोनों बताया गया था। वो अपने पीछे डिस्ट्रक्शन के ट्रेल्स छोड़ने के लिए जाना जाता था। काउंटलेस सेक्ट्स उसके हाथों ऑब्लिटरेट हो चुके थे। एंसेस्टर आगे बढ़ा, उसकी आवाज में मेनेस टपक रहा था। उसने क्लाउड इमोरल सेक्ट को कमांड किया कि जो उसका है उसे बिना डिले के रिटर्न कर दें। उसने उन्हें वार्न किया कि अगर उन्होंने रिफ्यूज किया तो वो एक मैसेकर अनलीश कर देगा, उनके सेक्ट को खून की नदी में बदल देगा।
उसने वाव लिया कि वो एक सिंगल पर्सन को स्पेयर नहीं करेगा। तभी सिस्टम ने चाइम इन किया, सुचिंगी को एंसेस्टर को डिफीट करने और जी को प्रोटेक्ट करने का इंस्ट्रक्ट किया। उसने उसे अश्योर किया कि ऐसा करने से उसे एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्कम बैग पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन एक कैच थी, ये स्टाइल में करना होगा। उसकी विक्ट्री जितनी स्टाइलिश होगी उसके रिवॉर्ड्स उतने ही ग्रेटर होंगे। सुचिंगी को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। उसका हार्ट पाउंड करने लगा जब उसने सिचुएशन को प्रोसेस किया। यहां वो एक इमेंसली पावरफुल ओपोनेंट से फेस था और फिर भी सिस्टम उससे स्टाइल में हराने की एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने एक साई भरी, रियलाइज करते हुए कि चीजें अब वर्स हो गई थीं। जैसे ही सीन अनफोल्ड हुआ, बाकी एल्डर्स आगे आए। उनके एक्सप्रेशन स्टर्न थे। ग्रैंड एल्डर जू ने घोस्ट एंसेस्टर को एड्रेस किया, कहते हुए कि उनके बीच कोई एनमिटी नहीं है। फिर भी इसके डिस्पाइट घोस्ट एंसेस्टर उनके सेक्ट में आया था और ट्रबल कॉज कर रहा था। उसने वार्न किया कि अगर घोस्ट एंसेस्टर को लगता है कि उन्हें बुली करना इजी है तो वो ग्रेवली मिस्टेकन है। सुचिंगी की तरफ पॉइंट करते हुए घोस्ट एंसेस्टर ने रिमार्क किया कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी है। वही लड़की, उसने डिक्लेयर किया, मुझे चाहिए। उसने डिमांड किया कि उसे इमीडिएटली हैंड ओवर कर दिया जाए, वार्न करते हुए कि अगर उन्होंने रिफ्यूज किया तो वो वहां मौजूद सबको पीटने में हेजिटेट नहीं करेगा। सेकंड एल्डर, जिसकी आवाज में कंटेम्प्ट थी, ने घोस्ट एंसेस्टर पर ऑडेशियस होने का अक्यूज किया। उसने उसे रिमाइंड कराया कि उसने उनके सेक्ट में ट्रेसपास किया है और अब उन्हें थ्रेटन करने की डेयरिंग कर रहा है। टेरिटरी में कुत्ते भी शेर लगते हैं, लेकिन वो कल्टीवेटर्स थे और वो उनके अपने सेक्ट के अंदर उनका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उसने सार्कास्टिकली सजेस्ट किया कि अगर उसे लड़की चाहिए तो वो ले जा सकता है, लेकिन उसे झूठी धमकियां देने से बाज आना चाहिए। चौथे एल्डर ने सिचुएशन के बारे में चिंतित होकर दूसरे एल्डर से घुसपैठिए को ना भड़काने के लिए विनती की। उसने माना कि उनके सेक्ट के पास फिलहाल उससे लड़ने की पावर नहीं है और सुझाव दिया कि वो लड़की को वापस कर दें और झगड़े को खत्म करें। दूसरी एल्डर गुस्से में उस पर चिल्लाई, उसे डरपोक कहते हुए। उसने उस पर इल्जाम लगाया कि वो दुश्मन को देखते ही कांपने लगा। भले ही घोस्ट एंसेस्टर खुला घमंड दिखा रहा है, अगर तुम इतना ही डरते हो, उसने कहा, तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। घोस्ट एंसेस्टर ने मजे लेते हुए दूसरे एल्डर के घमंड के लिए अपनी तारीफ जाहिर की और ऐलान किया कि उसे वो भी चाहिए। उसने ऐलान किया कि दोनों औरतें अब उसकी ड्यूअल कल्टीवेशन पार्टनर्स बनेगी। अगर उन्होंने उसे संतुष्ट कर दिया तो वो बाकी सेक्ट को बख्शने के बारे में सोचेगा। लड़की की तरफ मुड़ते हुए उसने दावा किया कि वो उसे एक शानदार मौका दे रहा है। ये सुनकर दूसरी एल्डर और भी गुस्से में आ गई। उसने घोस्ट एंसेस्टर को एक बूढ़ा बेवकूफ कहा और उसके इस गलत फहमी को चुनौती दी कि उसकी फैमिली मामूली है। उसने चेतावनी दी कि उसकी फैमिली में बहुत से पावरफुल मास्टर्स हैं और अगर उन्हें पता चला कि उसके साथ कुछ भी हुआ है तो वो उसके सेक्ट पर धावा बोल देंगे और उसे कुचल देंगे। चौथे एल्डर ने बीच बचाव करने की कोशिश की, साफ करते हुए कि किसी को भी उसकी फैमिली की स्ट्रेंथ पर डाउट नहीं था, लेकिन उसने सबसे काम रहने की विनती की, एक महान हस्ती की बुद्धिमानी का हवाला देते हुए जिसने कभी कहा था कि फालतू की लड़ाइयों से बचना चाहिए। जी ने तब बीच में टोका, खुलासा करते हुए कि घोस्ट एंसेस्टर सोल फॉर्मेशन रील्म के मिड स्टेज पर था। उसने बताया कि उनके सेक्ट में कोई भी उसे मैच करने जितना स्ट्रांग नहीं था। उसने माना कि वो सिर्फ उसकी वजह से आया था और आगे झगड़ा रोकने के लिए उसने अपनी मर्जी से जाने का फैसला किया ताकि वो उसके पीछे आए और उनके सेक्ट से चला जाए। सुचिंगी ने सिचुएशन को देखा। उसने घोस्ट एंसेस्टर को एक कीड़े की तरह कुचलने के लिए अपनी फुल पावर इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन वो जानता था कि उसकी ज्यादातर कल्टीवेशन सील्ड थी और उसके अंदर एक ब्लड लाइन को सू फैमिली के पावरफुल एक्सपर्ट्स ने काबू में कर रखा था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने उसे अनसील किया तो उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और गॉड रेल्म के कल्टीवेटर्स यकीनन उसके लिए आ जाएंगे। फिर भी उसे याद आया कि उसके पास एक और ऑप्शन है, एक छिपी हुई टेक्निक जो इस खतरे को खत्म कर सकती है। जी की तरफ मुड़ते हुए उसने उसे तसल्ली दी कि अगर उसका इरादा उसे मरने के लिए भेजने का होता तो वो उसे पहली ही जगह सेव ही नहीं करता। उसने कहा कि दुनिया उनके सेक्ट को कमजोर समझती है, लेकिन सच अलग था। एक पावरफुल कल्टीवेटर उनके सेक्ट को प्रोटेक्ट करता है, कोई इतना ताकतवर कि उसके सामने एक सोल फॉर्मेशन एक्सपर्ट भी मामूली था। उसने भरोसे के साथ ऐलान किया कि घोस्ट एंसेस्टर जल्द ही एक कीड़े की तरह कुचल दिया जाएगा। घोस्ट एंसेस्टर ने सुचिंगी पर मजाक उड़ाया, उस पर खुद को ज्यादा समझने का इल्जाम लगाते हुए। उसने चेतावनी दी कि लापरवाही भरे बर्ताव के बुरे अंजाम होंगे।
उसने जोर देकर कहा कि किसी मामूली नेसल सोल रियम कल्टीवेटर को उसे चैलेंज करने का राइट नहीं है। उसे उन लोगों को कुचलने में बहुत मजा आता है जो अपनी औकात से ज्यादा एक्ट करने की हिम्मत करते हैं। इन शब्दों के साथ उसने सुचिंगी पर एक अटैक लॉन्च कर दिया। उसी पल सुचिंगी ने अपने ट्रायल से मिला एक स्पेशल रिवॉर्ड एक्टिवेट कर दिया। ये एबिलिटी उसे 1 घंटे के लिए एक पावरफुल मास्टर को बुलाने की अलाउ करती थी। जैसे ही उसने इसे एक्टिवेट किया, गॉड रिल्म से एक ताकतवर हस्ती प्रकट हुई। गोस्ट एंसेस्टर चौंक गया। बुलाई गई हस्ती की जबरदस्त ताकत को एहसास करते हुए दूसरे एल्डर्स, जो उतने ही हैरान थे, सवाल करने लगे कि वो किस लेवल की पावर देख रहे थे। उन्होंने समझा कि ये फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स भी चींटियों की तरह मामूली होंगे। अचानक नए आए हुए कल्टीवेटर ने, जो कि प्योर एनर्जी का बना एक वजूद था, गोस्ट एंसेस्टर को पकड़ लिया। सिर्फ उस पकड़ ने उसके अंदर डर के झटके दौड़ा दिए। एनर्जी बीइंग ने बेअसर होकर कहा कि वो ये देखने के लिए उत्सुक है कि तथाकथित ताकतवर गोस्ट एंसेस्टर सेक्ट के साथ कैसा हाल करेगा जबकि वो मौजूद है। इसी बीच सुचिंगी चुपचाप सब कुछ देख रहा था, मन ही मन सोचते हुए कि ये सिस्टम उतना बुरा नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था। दूसरी एल्डर हैरानी से आंखें फाड़े ने कबूल किया कि उसे आइडिया नहीं था कि उनका सेक्ट इतने ताकतवर इंसान द्वारा प्रोटेक्टेड है। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर ने भी माना कि उसे खबर नहीं थी और अंदाजा लगाया कि सेक्ट मास्टर ने जरूर इस एक्सपर्ट का इंतजाम किया होगा, अपनी गैर मौजूदगी में आने वाले खतरे को भांपते हुए। तभी एंसेस्टर ने उस रहस्यमयी कल्टीवेटर की पकड़ से आजाद होने में कामयाब रहा, लेकिन इसमें उसकी स्ट्रेंथ का हर कतरा लग गया। उसने मन ही मन सोचा कि सिर्फ उस पकड़ से बचना कितना थका देने वाला था। वो भला उस इतने ताकतवर किसी से लड़ने की उम्मीद कैसे कर सकता था। घुटनों के बल गिरते हुए एंसेस्टर ने रहस्यमयी कल्टीवेटर से गिड़गिड़ाया। उसने समझाया कि वो वहां लड़ने नहीं आया था, सिर्फ वो वापस लेने आया था जो हक से उसका था। जैसे ही वो धीरे धीरे जीए के पास पहुंचा, उसने जोर दिया कि वो उम्मीद करता है कि कोई दखल नहीं होगी, लेकिन तभी सुचिंगी ने जीए के आगे कदम रखा। उसने शांति से कहा कि मौत एंसेस्टर के बिल्कुल सामने खड़ी है, फिर भी वो अभी तक एक लड़की के पीछे पड़ा है। उसने गोस्ट एंसेस्टर का मजाक उड़ाया कि वो जीए को लेने की कोशिश करने के बजाय भागने के बारे में क्यों नहीं सोच रहा। चौथे एल्डर ने हंसा कि एल्डर सू यकीनन जानते हैं कि सही मौके पर शो ऑफ कैसे करना है। उसने तारीफ की कि सू चिंगी ने अपनी एंट्रेंस की टाइमिंग कितनी परफेक्टली की थी और कहा कि सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे पावरफुल एक्सपर्ट के साथ ये तथाकथित एंसेस्टर एक मूव करने की हिम्मत नहीं करेगा। एंसेस्टर ने गुस्से में गुर्राया, सू चिंगी को याद दिलाते हुए कि उसने उसे पहले भी बताया था वो उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए बहुत वीक है। उसने सू चिंगी का मजाक उड़ाया, पूछते हुए कि क्या वो अपना ब्रेन अपने घुटनों में रखता है, सवाल करते हुए कि उसने फिर से उसे सामना करने की हिम्मत क्यों की। सुचिंगी के बगल में खड़े रहस्यमयी कल्टीवेटर ने तब एक बैरियर बनाया जिसने एंसेस्टर को बेबस कर दिया। सुचिंगी अब सीरियस होकर ने कहा कि उसने गोस्ट एंसेस्टर को एक चांस दिया था, लेकिन उसने उसे गंवा दिया। रहस्यमयी कल्टीवेटर ने एक जोरदार हमला किया जिसने गोस्ट एंसेस्टर को बुरी तरह घायल कर दिया। झुकते हुए रहस्यमयी कल्टीवेटर ने आदर से सुचिंगी को कहा, योर हाइनेस, मैंने उसकी कल्टीवेशन को दबा दिया है। अगर आप उसे किल या बख्शना चाहते हैं तो चॉइस आपका है। सुचिंगी ने मेहनत को सराहा और उसे कहा कि वो जा सकता है। चौथा एल्डर हैरानी से देखते हुए दंग था कि इतना पावरफुल कोई सुचिंगी के सामने झुक रहा था। उसने फुसफुसाया कि भले ही सुचिंगी यंग है, वो फ्यूचर में उन सबसे आगे निकलने के लिए किस्मत में लिखा है। एल्डर सिस्टर ने मजाक में उसे याद दिलाया कि अभी वो ही सुचिंगी का शो ऑफ करने के लिए मजाक कर रहा था। चौथे एल्डर ने झेपते हुए हंसा, इनकार करते हुए कि उसने ऐसी कोई बात कही थी। इसी बीच हारा हुआ गोस्ट एंसेस्टर सुचिंगी के पैरों से लिपट गया, रहम की भीख मांगते हुए। उसने माना कि वो अंधा था और नाकाम हो गया ये पहचानने में कि उसके सामने कौन खड़ा था। आंखों में आंसू लिए उसने वादा किया कि उसके सेक्ट से कोई भी उनके सेक्ट को फिर कभी परेशान नहीं करेगा, गलती से भी नहीं। उसने यहां तक पेशकश की कि अगर उसे बख्श दिया गया तो वो सुचिंगी की एक डॉग की तरह सेवा करेगा। सुचिंगी ने एक मुस्कान के साथ कहा कि वो आज अच्छे मूड में है, इसलिए वो उसे जाने देगा। जैसे ही गोस्ट एंसेस्टर हड़बड़ी में भागने लगा, सुचिंगी ने एक सिंगल अटैक से अपना वादा तोड़ दिया। उसने गोस्ट एंसेस्टर का चैप्टर हमेशा के लिए एंड कर दिया। उसने रूखेपन से बुदबुदाया कि जो कोई भी एक ईविल सेक्ट के किसी के वर्ड्स पर यकीन करता है
वो बेवकूफ है। गोस्ट एंसेस्टर को बिल्कुल वही मिला जो वो लायक था। तभी चौथा एल्डर भागता हुआ आया, उत्साह से एल्डर सू की तारीफ करते हुए। उसने शेकी बगारी की पूरे रेल्म में एक सिंगल पर्सन नहीं है जो उसकी पावर को मैच कर सके। एल्डर सिस्टर ने फिर से छेड़ा, उसे याद दिलाते हुए कि वो ही था जो सू चिंगी पर शो ऑफ होने का इल्जाम लगा रहा था। शर्मिंदा होकर चौथे एल्डर ने जोर दिया कि उसने मास्टर सू के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था। बैकग्राउंड में फोंग वान चिंग ये पूरा सीन होते हुए देख रही थी। गहरी सोच में वो सोच रही थी कि उनके मास्टर कितने आगे निकल गए हैं। उसने सवाल किया कि क्या वो कभी उनके बराबर पहुंच पाएगी। तभी सिस्टम ने बीच में बोला और घोषणा की, होस्ट, तुम्हारा प्रदर्शन जबरदस्त था। रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 777 स्कम बैक पॉइंट्स मिले हैं। इसके अलावा जीए का अफेक्शन लेवल 30 पॉइंट्स बढ़ गया है, अब टोटल 75 तक पहुंच गया है। वो अब तुमसे जज्बाती तौर पर जुड़ गई है कि किसी और मेल का उसके सामने कोई चांस नहीं है। अपने कामों के लिए तुमने 500 स्कम बैक पॉइंट्स और 500 फेट पॉइंट्स भी कमाए हैं। सुचिंगी गहरी सोच में था जब उसे अचानक कुछ जरूरी याद आया। जल्द ही सभी सेक्ट्स के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी। उसने मनी मन सोचा कि बहुत से ताकतवर लोग हिस्सा ले रहे होंगे और यहाँ तक कि उसकी शिष्या वंगचिंग भी उसमें पार्ट लेने वाली थी। लेकिन उसकी कल्टीवेशन लेवल अभी भी बहुत लो थी। उसे एहसास हुआ कि उसे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो। सीन अगले दिन पर बदल गया। वंगचिंग ने सुचिंगी से पूछा कि वो उस सुनसान जगह पर क्यों आए थे। सुचिंगी ने समझाया कि उसका डीमन क्लैन से एक फ्रेंड था जो वहां रहता था। सेक्ट मास्टर की वजह से वो कभी उनके सेक्ट विजिट नहीं की और उसके बजाय इस माउंटेन के अंदर छिपी रहती थी। उसने वंगचिंग को बताया कि वो उसे यहाँ लाया है ताकि उसकी फ्रेंड उसकी कल्टीवेशन को बेहतर करने में हेल्प कर सके, लेकिन वो श्योर नहीं था कि वो आने में इतनी देर क्यों लगा रही थी। तभी पानी से एक हाफ ड्रैगन निकली और सुचिंगी के फेस पर एक बुलबुला फोड़ दिया। चिढ़कर उसने उससे पूछा कि उसे ऐसा करने में क्या मजा मिलता है। डीमन वुमन ने छेड़ते हुए कहा कि ऐसा लगता है सुचिंगी ने आखिरकार उसके साथ डीमन रेल्म में जाने का फैसला कर लिया है। उसने उसे कहा कि अगर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है तो उसे बहुत फन आएगा और शायद वो उसके क्लैन का ड्रैगन किंग भी बन जाएगा। सुचिंगी ने शक से जवाब दिया, सवाल करते हुए कि वो ड्रैगन किंग कैसे बन सकता है। अगर वो औरत एक सांप है, यकीनन उसका क्लैन भी सांपों से भरा होगा। नाराज होकर डीमन वुमन ने जोर दिया कि वो सांप नहीं है, वो एक ड्रैगन है। सुचिंगी ने साफ किया कि वो वहां फालतू बातें करने नहीं आया था। उसने समझाया कि एक बड़ी प्रतियोगिता नजदीक आ रही है और उसकी शिष्या की कल्टीवेशन लेवल बहुत लो है। जो टेक्निक्स उसने उसे सिखाई थी वो इनफ नहीं होंगी। उसने फिर प्यार से सिस्टर याफ्लिन से पूछा कि क्या वो वंगचिंग को डीमन ड्रैगन क्लैन की बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक सिखा सकती है, क्योंकि इससे वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। वंगचिंग को देखते हुए याफ्लिन ने कमेंट किया कि उसे एहसास नहीं था कि सुचिंगी की औरतों में ऐसी पसंद है, अपने ह्यूमन फॉर्म में बदलते हुए। उसने आगे कहा कि एक बार वो ब्रेक थ्रू के जरिए सुप्रीम रैंक तक पहुंच गई तो वो भी हमेशा के लिए ह्यूमन फॉर्म में रह पाएगी और सुचिंगी की डिसाइपल से भी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। उसने फिर ऐलान किया कि सुचिंगी उसकी पकड़ से बच नहीं पाएगा और एक बार उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए तो वो उसके साथ वो सब कुछ करेगी जो उसने चाहा था। घबरा कर सुचिंगी ने उसे जोकिंग बंद करने की विनती की। उसने कहा कि वो उन चीजों के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तभी सुचिंगी की सिस्टम ने एक नया मिशन जारी किया। उसे याफ्लिन का अफेक्शन स्कोर 80 पॉइंट से ज्यादा बढ़ाना था। इसके अलावा उसे सुप्रीम रेल्म में सफलता हासिल करने में उसकी मदद करने का निर्देश मिला। सिस्टम ने खुलासा किया कि उसके ब्रेक थ्रू के दौरान वो अपनी वीकेस्ट हालत में होगी और वो उसके बॉडी से डीमन ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ साथ उसकी ड्रैगन बोन को निकालने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगा। अगर उसने मिशन कंप्लीट कर लिया तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर 10,000 विलन पॉइंट्स और 100 फेट पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो वही पॉइंट्स पेनल्टी के तौर पर काट लिए जाएंगे। सुचिंगी ने सोचा कि सिस्टम इतना ईविल कैसे हो सकता है। उसकी पास्ट लाइफ में याफ्लिन ने उस पर किसी और से ज्यादा ट्रस्ट किया था। पूरी इंसानियत में उसने सिर्फ सुचिंगी पर भरोसा किया था, इसीलिए उसने उसे अपने ब्रेक थ्रू के दौरान मदद करने के लिए बुलाया था ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तब सुचिंगी ने उसकी कमजोर हालत का फायदा उठाकर उसकी ड्रैगन बोन निकाल ली थी, उसकी ब्लड लाइन भी चुरा ली थी। उसने सोचा कि भला उससे ज्यादा बेरहम काम और कौन कर सकता था। सिचुएशन से बचने की ट्राइंग करते हुए सुचिंगी ने याफ्लिन से कहा कि वो अपनी डिसाइपल को उसकी केयर में छोड़ रहा है। उसने कहा कि उसे ट्रस्ट है कि वो वोंगचिंग को स्ट्रॉन्गर बना देगी। अपनी डिसाइपल की तरफ मुड़ते हुए उसने उसे सिस्टर याफ्लिन की हर बात सुनने के लिए कहा, भले ही बस थोड़ी देर के लिए। उसने उसे कहा कि फिलहाल के लिए याफ्लिन को अपना मास्टर मानो। वोंगचिंग ने तब याफ्लिन से पूछा कि वो एग्जैक्टली क्या करने का प्लान कर रही है। याफ्लिन ने जवाब दिया कि क्योंकि सुचिंगी उस पर ट्रस्ट करता है, वोंगचिंग के पास भी उस पर ट्रस्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। उसने वोंगचिंग को साफ साफ कहा कि अगर वो वीक रही तो उसका मास्टर उसे छोड़ देगा। स्ट्रॉन्ग लोगों की तारीफ की जाती है, कमजोरों की नहीं। याफ्लिन ने फिर उसे जल्दी से अपने क्लोथ्स उतारने के लिए कहा।
समझाते हुए कि बिना कपड़ों के बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करने से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसने उसे तसल्ली दी कि आसपास कोई मैन नहीं है और वो खुद भी एक वुमन है, इसलिए वॉन्गचिंग को शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहिए। शर्माते हुए वॉन्गचिंग ने मन ही मन सोचा कि वो सिर्फ अपने मास्टर के लिए स्ट्रांग बनेगी। याफलिन ने फिर वॉन्गचिंग के बॉडी को निखारने का प्रोसेस शुरू किया। अगला सीन सेक्ट की ग्रैंड कंपटीशन पर शिफ्ट होता है। लोग दूर दूर से इकट्ठा हुए थे, पिछले सालों से कहीं ज्यादा। चौथे एल्डर भीड़ से सरप्राइज होकर कहा कि उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा। हर साल सेक्ट कॉम्पिटिशंस आयोजित करता था, लेकिन इतनी भारी भीड़ कभी शो अप नहीं हुई थी। उसने ध्यान दिया कि यह साल अलग था। लोग झुंड में आए थे। ग्रैंड एल्डर ने वाय समझाया। ये न्यूज फैल गई थी कि एक पावरफुल कल्टीवेटर अब उनके सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस कल्टीवेटर की मौजूदगी ने लोगों को खींच लिया था, सेक्ट के रेस्पेक्ट के लिए नहीं, बल्कि एल्डर सू की वजह से। एल्डर ने हाल ही में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी और अब हर कोई उसकी वजह से सेक्ट से दोस्ती करने की ट्राइंग कर रहा था। इसी बीच गी अपनी फैमिली के साथ पहुंची। उसने कहा कि नॉर्दर्न रीजन की 3 मेजर फैमिलीज भी कंपटीशन को देखने आई हैं। उसने अपने फादर और दूसरे परिवार के मुखियाओं को अपने साथ आने के लिए आग्रह किया। 3 मेजर फैमिलीज को मिलवाया गया। होंग फैमिली, जिसके मुखिया होंग मैंगमिंग थे, बी फैमिली, जिसका नेतृत्व बोंग कर रहे थे, और खुद गी फैमिली, जिसके मुखिया गी लैंगचैन थे। गी लैंगचैन ने टिप्पणी की कि कैसे क्लाउड इंसाइमल्ड सेक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। सिर्फ क्राउड को देखकर ही क्लियर था कि सेक्ट की कितनी डिमांड बढ़ गई थी। उसने लिली की अच्छी किस्मत की तारीफ की, कहते हुए कि वो लकी थी कि वो एल्डर सू से मिली। उसने सुना था कि एल्डर सू न सिर्फ यंग बल्कि बेहद काबिल भी थे। फिर उसने छेड़ते हुए पूछा कि लिली उसे एल्डर से कब मिलवाएगी। शर्माते हुए घी ने अपने फावर को उसे शर्मिंदा करना बंद करने को कहा और उसके बारे में एल्डर से कुछ न कहने के लिए विनती की। क्राउड के बीच में कुछ लोगों ने नोटिस किया कि डीमन स्लेइंग अलायंस के मेंबर्स भी कंपटीशन को देखने आए थे। उनमें से एक वुइन था, अलायंस का उपनेता। एक और पर्सन क्राउड में चुपचाप चोगा पहने खड़ा था। वो होली सन ईफान था। ईफान ने मन ही मन बड़बड़ाया कि गी लिली को आखिरी बार देखे काफी टाइम हो गया है और वो उम्मीद करता है कि वो उसे भूली नहीं होगी, क्योंकि वो यकीनन उसे नहीं भूला था। वो इस मोमेंट का वेट कर रहा था ताकि आखिरकार उसे अपनी पहचान बता सके। जल्द ही क्लाउड इंसाइमर सेक्ट का ग्रैंड कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो गया। एक के बाद एक डिसाइपल्स अरीना में एंटर हुए और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ लिही हर मैच जीता रहा, दूसरी तरफ वॉन्गचिंग ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। दोनों आखिरकार फाइनल राउंड तक पहुंच गए, जहां उन्हें एक दूसरे का फेस करना था। सचिंग जी ने दूर से देखा, सोचते हुए कि याफलिन की शरीर को मजबूत करने वाली फाइटिंग टेक्निक्स ने वॉन्गचिंग के पोटेंशियल को काफी बढ़ा दिया था। यहां तक कि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वॉन्गचिंग फाइनल्स तक पहुंच जाएगी। अब सोचता हूं यह सरप्राइजिंग नहीं था। फ्यूचर में सब कुछ खो देने के बावजूद वो आखिरकार एम्प्रेस बनेगी, दुनिया की सबसे पावरफुल कल्टीवेटर। लिही ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम फिर मिले जूनियर सिस्टर। पिछली बार जब हमने अभ्यास किया था तो मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया था और अब तुम वही टेक्निक्स यूज कर रही हो जो मैंने तुम्हें दिखाई थी। तुम्हें ये एडमिट करना होगा कि मेरा मार्गदर्शन काफी गजब का था। वॉन्गचिंग चुपचाप गुस्सा कर रही थी। उसे याद आया कि वो कितनी वीक हुआ करती थी और कैसे लीही ने अभ्यास के बहाने उसका एडवांटेज उठाया था। उसने उसे कभी सच में सिखाया नहीं था। अब आखिरकार उसके पास उसे लेसन सिखाने का चांस था। लीही ने घमंड से जारी रखा, जूनियर सिस्टर, तुम्हें अभी गिव अप कर देना चाहिए। स्ट्रेंथ के मामले में तुम मेरा मैच नहीं हो। तुम एक स्वीट गर्ल हो और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम्हारे पास बाद में फ्री टाइम हो तो मुझे फाइंड करने आना। मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक्स सिखा सकता हूं जो तुम्हें बहुत जल्दी पावरफुल बना देंगी। लेकिन जैसे ही वो बोल रहा था, वॉन्गचिंग ने एक अटैक लॉन्च कर दिया, चिल्लाते हुए, अपनी नॉनसेंस बंद करो, मैं तुम्हारे जैसे घिनौने इंसान के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। वॉन्गचिंग के स्ट्राइक ने ली हुए के फेस पर कट लगा दिया, जिससे वो गुस्से में हो गया। वो चिल्लाया, तुमने मुझ पर अटैक करने की डेयर की। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली पावर क्या होती है। उसने एक डेंजरस अटैक लॉन्च किया, लेकिन वॉन्गचिंग ने उसे ब्लॉक कर दिया और उसे पीछे पुश कर दिया, कहते हुए, तुम बस शो ऑफ करते हो। अगर असली हुनर की बात करें तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। देखने वाले उसके टैलेंट से दंग थे, यहां तक कि विन, जो चुपचाप देख रहा था, ने कुछ अजीब महसूस कर लिया। उसे उससे एक डीमोनिक ऑरा महसूस हो रहा था। भले ही हल्का था, उसे सर्टेन था कि उसकी नाक ने उसे पहले कभी धोखा नहीं दिया था।
उसने खुद को पक्का किया कि इस लड़की ने डीमन टेक्निक्स प्रैक्टिस की हैं। जैसे ही फाइट जारी रही, विन ने मन ही मन सोचा कि कंपटीशन खत्म होने के बाद उसे एक्शन लेनी होगी। सचिंगी ने कहा कि लगता है एल्डर ने आखिरकार नोटिस कर लिया है कि वोंग चिंग कुछ दिन पहले उस एरिया में चुपके से डीमोनिक टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि वोंग चिंग का पतन अब करीब हो सकता है। इसी बीच ग्रैंड एल्डर ने कहा कि ये लड़की पहले काफी वीक हुआ करती थी, इसीलिए सेक्ट में कोई भी इस पर ज्यादा अटेंशन नहीं देता था। लेकिन कुछ ही दिनों में वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। ऐसा साफ लग रहा था कि एल्डर सू ने अपने डिसाइपल्स को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी है। उसकी इस अचानक और जबरदस्त तरक्की को देखकर हर कोई दंग था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, वोंग चिंग ने लीही पर एक जोरदार वार किया, जिससे उसके हाथ से खून तेजी से बहने लगा। लीही हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, पहले तो वो कितनी कमजोर थी, मैंने कितनी आसानी से उसका फायदा उठाया था। मेरी घटिया चालों के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब उसके हुनर इतने कम वक्त में बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। उसने खुद को याद दिलाया कि यहां हारने का सवाल ही नहीं था। हारने का मतलब होगा सेक्ट में इज्जत खोना। यही सोचकर लीही अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन वोंग चिंग ने बड़ी सफाई से उसके हमले का जवाब दिया और उसे बड़ी आसानी से संभाल लिया। लीही को देखते हुए वोंग चिंग को शक हुआ। उसे कुछ गड़बड़ लगी। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कोई दूसरा हथियार छिपा रखा हो। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, लीही ने उसे अचानक से पकड़ने के लिए एक कनाई फेंका, लेकिन वोंग चिंग ने उसे भी रोक लिया। जैसे ही वो करीब आया, लीही ने कॉन्फिडेंस से कहा कि वो अब बचकर नहीं निकल पाएगी, लेकिन वोंग चिंग ने फुर्ती से पलटकर उसके वार को चकमा दिया और लीही के नीचे वाले हिस्से पर एक जबरदस्त किक मारी, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। देख रही भीड़ सदमे में थी। वो यकीन ना करते हुए चिल्लाए, ये कैसा मजाक है? कोई फीमेल डिसाइपल अपने ही सेक्ट के मेंबर पर ऐसी खतरनाक टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल कर सकती है? लोग धीरे धीरे बातें करने लगे कि ये लीही के परिवार के प्रभाव का अंत हो सकता है, कि वो अब कभी अपनी विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन भीड़ में से कुछ आवाजें वोंग चिंग के बचाव में बोल उठीं। उन्होंने बताया कि लीही ने पहले एक छिपा हुआ हथियार इस्तेमाल किया था और इसलिए वोंग चिंग ने जवाब में जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। अचानक एक ऐलान हुआ। इस साल के ग्रैंड कंपटीशन की चैंपियन कोई और नहीं, फोंग वोंग चिंग थी। वोंग चिंग भावनाओं से भर गई और उसने मन ही मन सोचा, मास्टर, मैं उम्मीद करती हूं आप देख रहे होंगे, मैंने आपको निराश नहीं किया। सू चिंगी भी प्रभावित था। उसने सोचा कि ये लड़की बहुत बढ़िया लड़ी। ठीक तभी आसमान में एक पोर्टल खुला और उसमें से एक विशाल ड्रैगन बाहर निकला। उस पर सवार एक आदमी ने जोर से ऐलान किया, क्लाउड इमोरल सेक्ट शायद मशहूर हो गया है, लेकिन इसके डिसाइपल्स में अभी भी लड़ाई के अनुशासन की कमी है। वे लड़ाई में चालबाजी और बेमानी वाली टेक्निक्स का सहारा ले रहे हैं। उसने सेक्ट का मजाक उड़ाया कि इतने सारे चेले इकट्ठा करने के बाद भी वे उन्हें सही संस्कार नहीं सिखा पाए। फिर उसने हुक्म दिया कि सब लोग जल्दी करें और उसका ठीक से स्वागत करें। जैसे ही उसने अपना परिचय दिया, मूडा वियन, डिमोनिक क्लैन का क्राउन प्रिंस, फोर्थ एल्डर की सांस अटक गई और उन्होंने कंफर्म किया कि ये घुसपैठिया वाकई मूडा वियन ही है। ग्रैंड एल्डर ने सवाल किया कि डावियान यहाँ क्या कर रहा है। इस बीच गी फैमिली के हेड ने समझाया कि मूडा वियन हेवनली रैंकिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर है और अपने बेरहम स्वभाव के लिए जाना जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि लड़ाई में उसका सामना करने का मतलब है सीधी मौत। डावियान अपने दुश्मनों को मारने के लिए कोई भी जरूरी टेक्निक इस्तेमाल करेगा। एआन जो दूर से देख रहा था बहुत एक्साइटेड था। वो मूडा वियन के आने का ही इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो पल आ ही गया था। मूडा वियन ने इधर उधर देखा और ऐलान किया कि जब यहाँ सेक्ट का ग्रैंड कंपटीशन चल रहा है तो इसमें शानदार इनाम भी जरूर होंगे। उसने घमंड से कहा कि वो महान क्राउन प्रिंस उन इनामों में खुद इंटरेस्ट रखता है और खास तौर पर इस कंपटीशन को अटेंड करने आया है। इतने तनाव के बावजूद फोर्थ एल्डर ने सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने जोर दिया कि क्लाउड इमोरल सेक्ट कमजोर नहीं है। उन्होंने इशारा किया कि सेक्ट का पहाड़ एक ताकतवर रक्षा कवच से सुरक्षित है, जिसे डिमोनिक प्रिंस भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन उनकी दहशत के बीच उस ड्रैगन ने एक दहाड़ मारी और उस रक्षा कवच को बड़ी आसानी से चकनाचूर कर दिया। रक्षा कवच को टूटते देखकर फोर्थ एल्डर बुरी तरह डर गए। उनका सारा कॉन्फिडेंस और घमंड तुरंत हवा हो गया। मूडा वियन उनका मजाक उड़ाते हुए हंसा। तुम लोग ऐसी नाजुक ढाल को रक्षा कवच कहते हो? उसने कहा कि तुम्हारी ये नाम की ताकत देखकर मुझे हंसी आ रही है।
और इसी के साथ उसने एक भयानक शक्ति छोड़ी और जमीन पर उतर गया। वोंग चिंग ने उसे देखकर पहचान लिया कि ये वाकई डिमोनिक क्लैन का क्राउन प्रिंस है। तब मुडावियन ने एक खतरनाक चेतावनी दी। उसने सबसे कहा कि अगर तुम अपनी जानें प्यारी समझते हो तो तुरंत भागना शुरू कर दो। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं और उसके बाद कोई मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने गिनती शुरू कर दी। सिस्टम ने घोषणा की कि होस्ट को क्राउन प्रिंस को सबके सामने हराना होगा। अगर वो नाकाम हुआ तो एआन सबके सामने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करेगा। सू चिंगी ने अपनी हताशा जाहिर की। क्या ये लोग मुझे 2 मिनट आराम भी नहीं करने देते? ड्रामा अभी शुरू ही हुआ है और पहले ही मुझे एक्शन में कूदने के लिए कहा जा रहा है। मुडावियन ने कहा कि दिया गया वक्त खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इंसानों ने सारा डर खो दिया है। कोई भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा। जैसे ही भीड़ भागने लगी, लोग बड़बड़ाने लगे कि वो तो सिर्फ एक लड़ाई देखने आए थे, लेकिन अब न जाने कैसे एक डीमन प्रिंस कहीं से आ गिरा है। ग्रैंड एल्डर ने तुरंत एल्डर सू को सेक्ट का ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, इस बीच मैं और बाकी लोग क्राउन प्रिंस को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर हम सब मिलकर हमला करें तो शायद हम उसे टक्कर दे पाएं। सुनचिंगी ने बीच में टोका और साफ साफ कहा, हम उससे नहीं लड़ सकते। फोर्थ एल्डर, जो साफ साफ चिढ़े हुए लग रहे थे, गुस्से से बोले, क्या मतलब है तुम्हारा सुनचिंगी? क्या तुम हमें कमजोर कह रहे हो? इससे पहले कि तनाव बढ़ता, ग्रैंड एल्डर ने बीच बचाव किया और सुनचिंगी की बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, अगर हम सब एक साथ मिल भी जाएं, तब भी हम क्राउन प्रिंस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बेहतर है कि हम लड़े ही नहीं। ठीक उसी पल मुडावियन की नजर वंकिंग पर पड़ी। उसने उसके अंदर एक खास आभा की मौजूदगी महसूस की, एक अद्भुत ब्लड लाइन को पहचान कर। उसने महसूस किया कि अगर वंकिंग को सही ट्रेनिंग मिले तो वो इतनी ताकतवर बन सकती है कि शायद अकेले ही पूरी सेनाओं को हरा दे। क्राउन प्रिंस ने वंकिंग को पकड़ते हुए मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी टेक्निक्स डीमन क्लैन वालों जैसी है। उसने दावा किया कि यहां रहना उसके हुनर की बर्बादी है और सलाह दी कि वो उसके साथ आ जाए। उसने आगे कहा कि शायद भविष्य में वो एक हेवनली डेमोनिस्ट भी बन जाए। वॉन्किंग चौंक गई और पूछा कि क्या वो सच में चाहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन फिर उसने पूरे आत्मविश्वास से उसे मना कर दिया। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम बहुत ज्यादा बदसूरत हो। तुमसे अच्छा तो मेरे मास्टर के पैरों की धूल दिखती है। क्राउन प्रिंस हक्का बक्का रह गया। यकीन न करते हुए उसने पूछा, तुम्हें मैं बदसूरत लगता हूं? फिर उसने घमंड से कहा कि वो पूरे डीमन रन का सबसे खूबसूरत आदमी है। अगर वो कुछ और कह रही है तो उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं। उसने उसे याद दिलाया कि उसने उसे एक शानदार ऑफर दिया था जिसे उसने ठुकरा दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने भविष्य में कभी उसके पास वापस आने की कोशिश की तो उसे इसका मौका भी नहीं मिलेगा। याद रखना, तुमने मेरा प्यार ठुकराया है, अब तुम मेरा कहर देखोगी और उसके लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने ऐलान किया कि वो यहाँ बहुत से लोगों को मारने और उनकी हर चीज छीनने आया है। कल्टीवेशन टेक्निक्स, खजाने, स्पिरिचुअल वेन, सब कुछ उसका होगा। लेकिन क्राउन प्रिंस ने कहा कि वो उन सबको जीने का एक मौका देगा। अगर वो अगले 3 साल तक उसके गुलाम बनने और उसके हर हुक्म को मानने के लिए राजी हो जाते हैं तो वो उन्हें बख्श देगा। 3 साल बाद वो जाने के लिए आजाद होंगे। फिर आसपास देखते हुए उसने पूछा कि उनमें से कौन अगले 3 साल तक उसकी सेवा करने को तैयार है। डरपोक फोर्थ एल्डर बड़बड़ाया कि 3 साल काम करना उतना बुरा सौदा नहीं है। असल में 3 साल तो फटाफट निकल जाएंगे। उसने दलील दी कि क्राउन प्रिंस का प्रस्ताव पूरी तरह बेमतलब नहीं है। वे ये कुर्बानी देकर सेक्ट को बचा सकते हैं और डीमन क्लैन के बारे में कीमती जानकारी भी सीख सकते हैं जो उन्हें भविष्य की लड़ाइयों में मदद करेगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सेकंड एल्डर ने अचानक उसे मारा और उसे किसी का गुलाम बनने के लिए इतना उतावला होने पर डांटा। उसने तंज कसा कि अगर उसे गुलामी का इतना ही शौक है तो वो उसके लिए काम करके शुरुआत कर सकता है। उसने दावा किया कि वो उसे क्राउन प्रिंस से कहीं बेहतर अनुभव देगी। गुस्से में उसने उसे याद दिलाया कि वो सेक्ट का 4th एल्डर है। वो ऐसी बकवास कैसे कर सकता है? इस सारी गड़बड़ के बीच हमारा हीरो सुचिंगजी आगे बढ़ा और सीधे क्राउन प्रिंस से बात की। तुमने मेरी डिसाइपल को एक ऑफर दिया और उसने साफ मना कर दिया, तो मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम उसे परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुमने बिना वजह उसे परेशान करना जारी रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वोंग चिंग बहुत खुश हो गई और चिल्लाई, मास्टर, आप आखिरकार मेरे लिए आ गए। क्राउन प्रिंस ने सुचिंगजी पर हमला करते हुए उसका मजाक उड़ाया। तुम सिर्फ एक मामूली एल्डर हो और तुमने क्राउन प्रिंस को उकसाने की हिम्मत की। अब अपने घमंड का अंजाम भुगतो। सुचिंगी ने शांति से अपना पलटवार तैयार करना शुरू किया और कहा, चलो देखते हैं तुम असलियत में क्या कर सकते हो। जैसे ही सुचिंगजी ने अपनी टेक्निक शुरू की, सबकी तलवारें उनसे दूर जाने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है या उनके हथियार अपने आप क्यों हिल रहे हैं। ठीक उसी पल हमारे हीरो ने सारी बिखरी हुई तलवारों को इकट्ठा किया और सीधा क्राउन प्रिंस पर एक जोरदार हमला कर दिया। क्राउन प्रिंस ने सुचिंगी का मजाक उड़ाया, मैंने ऐसे अनगिनत हमले पहले भी देखे हैं। उसने तंज कसा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ सोल फॉर्मेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके तुम मुझे हरा सकते हो? उसने ऐसी सभी चालों को अपने सामने बेकार बताया और कहा कि दुश्मन बहुत कमजोर आत्मिक क्षेत्र पर है, जिसकी वजह से वो उसके मुकाबले में बिल्कुल पावरलेस है।
सुचिंगी ने शांति से जवाब दिया, तुम मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसने माना कि कल तक वो सेंट रेल्म में था, लेकिन सिर्फ एक दिन के अंदर उसने एक सफलता हासिल कर ली है। उसने दावा किया कि उसकी ताकत को सिर्फ रेल्म के आधार पर आंकना एक भयंकर गलती होगी। क्राउन प्रिंस का साथी दंग खड़ा था, सोच रहा था कि कोई सिर्फ एक दिन में सफलता कैसे कर सकता है। वो ये भी सोच रहा था कि यह रहस्यमयी आदमी उसके बराबर कब पहुंच गया। सुचिंगी ने अपनी सोच जारी रखी, ये मानते हुए कि भले ही उसकी कल्टीवेशन दबी हुई थी, लेकिन जिन टेक्निक्स की वो प्रैक्टिस करता था वो दिव्य दर्जे की थी, इस रेल्म में किसी की भी समझ से बहुत परे। उसने मन में कहा कि यहाँ के लोग इतने हाई लेवल की टेक्निक्स कभी हासिल नहीं कर सकते, और अपर रेल्म से होने के कारण उसकी शारीरिक ताकत भी कहीं ज्यादा थी। उसकी तुलना में लोअर रेल्म की हर चीज बहुत घटिया थी। इसी के साथ सुचिंगी ने अपनी अमर दिव्य टेक्निक का इस्तेमाल करके एक तबाहकुन हमला कर दिया। सिर्फ उस एक वार की ताकत ने क्राउन प्रिंस को बुरी तरह जख्मी कर दिया। जैसे ही प्रिंस उठने की कोशिश करने लगा, सुचिंगी ने अपना पैर उसके चेहरे पर रख दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। उसने उसे हुक्म दिया कि वो नीचे रहे और गहरी सांसें ले। उसने ऐलान किया कि जिस पल तुमने खुद को मेरे बराबर समझने की हिम्मत की, तुम मारे जाओगे। ठीक तभी सिस्टम ने तारीफ के साथ स्वेचिंग जी को सूचित किया। उसने मिशन को उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी पूरा करने, डीमन प्रिंस को हराने और इयान के सामने हीरो बनने का उसका मौका छीन लेने के लिए उसकी तारीफ की। स्विचिंग जी को 500 स्कमबैक पॉइंट्स और पूरे 1000 फेट पॉइंट्स इनाम में मिले। क्राउन प्रिंस हताशा में चिल्लाया, एल्डर सू, तुम बदमाश हो। उसने इल्जाम लगाया कि स्विचिंग जी ने लड़ाई के दौरान अपनी असली कल्टीवेशन छुपाई रखी, जिसकी वजह से वो उसके जाल में फंस गया। उसने जोर दिया कि अगर लड़ाई ठीक से हुई होती तो वो कभी नहीं हारता। सारे दर्शक भी उतने ही हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एल्डर सू ने हेवनली डीमन लिस्ट के तीसरे रैंक वाले आदमी को सिर्फ एक हमले में ढेर कर दिया। इयान भी दंग था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्लाउड सेक्ट का कोई इतना ताकतवर होगा। अभी भी गुस्से से भरा हुआ क्राउन प्रिंस चिल्लाया कि स्विचिंग जी एक धोखेबाज और डरपोक है। उसने मांग की कि उसे छोड़ दिया जाए, दावा करते हुए कि तभी उनके बीच एक ईमानदार लड़ाई हो सकती है। उसने गारंटी दी कि एक ईमानदार मुकाबले में स्विचिंग जी उसे छू भी नहीं पाएगा। स्विचिंग जी, जिसे थोड़ा मजा आ रहा था, पीछे हटा और एक ईमानदार लड़ाई के लिए राजी हो गया, अगर तुम्हें सच में लगता है कि पिछली लड़ाई ईमानदार नहीं थी। लेकिन अंदर ही अंदर क्राउन प्रिंस घबरा गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि स्विचिंग जी उसे सच में जाने देगा। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में प्रिंस ने शिकायत की कि लड़ाई में उसके कपड़े फट गए हैं, जिसकी वजह से उसके लिए आगे ठीक से लड़ना नामुमकिन है। उसने मुआवजे के तौर पर 2 हेवन ग्रेड टेक्निक्स की मांग की और वादा किया कि अगर स्विचिंग जी ने उसे वो दे दी तो वो ऐसे बर्ताव करेगा जैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन एल्डर सू उसकी बातों में नहीं आ रहे थे। उन्होंने प्रिंस से कहा कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी इज्जत अब नहीं बच सकती। सब देख सकते थे कि वो सिर्फ बहाने बना रहा है, लेकिन प्रिंस ने जिद की। उसने दावा किया कि उसकी पोशाक इस साल का एक महंगी फैशन की चीज है, जो बहुत महंगा है और खरीदने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। उसने कहा कि वो दिलदार बन रहा है जो सिर्फ 2 टेक्निक्स मांग रहा है, वरना उसके कपड़ों को खराब करने की कीमत कहीं ज्यादा होती। अचानक सबकी सांसें अटक गईं जब इयन ने एक छुपा हुआ हमला किया जो सीधा प्रिंस के शरीर के आर पार हो गया। क्राउन प्रिंस गुस्से से दहाड़ा, किसने हिम्मत की मुझ पर इस तरह हमला करने की? इस बीच सुचिंगी ने मन ही मन सोचा, आखिरकार तुमने पहली बार खुद को जाहिर कर ही दिया। इस दुनिया का असली हीरो और असली विलेन अब आमने सामने होने वाले थे। उनकी टक्कर ही ये तय करेगी कि इस दुनिया के भविष्य में कौन जिंदा बचेगा। एक तरफ अपर रेल्म का सबसे महान होनहार खड़ा था, जिसकी किस्मत में विलेन बनना लिखा था, और दूसरी तरफ था अज्योर ड्रैगन होली लैंड का होली सन इयन। क्राउन प्रिंस ने इयन का मजाक उड़ाया। एल्डर सू तो मशहूर और ताकतवर है, वो मेरी इज्जत लायक है, लेकिन इयन जैसा कोई मुझे खरोंच भी नहीं लगा सकता। इयन ने पलटकर जवाब दिया, तुम बकवास करने में तो अच्छे हो, लेकिन मैं अब इसके उलट साबित करने वाला हूं। बिना जरा भी सोचे उसने क्राउन प्रिंस को अपनी तरफ खींचा और एक भयंकर किक मारी। जैसे ही इयन ने अपना लिबादा उतारा, भीड़ उसे यकीन न करते हुए देखती रह गई। ग्रैंड एल्डर ने अपनी हैरानी जाहिर की, ये शख्स तो इयन है, अज्योर ड्रैगन होली लैंड का होली सन बनने का दावेदार। उन्होंने सवाल किया कि इतने ऊंचे दर्जे का कोई इंसान ऐसी जगह पर क्यों दिखेगा? सेकंड और फोर्थ एल्डर आगे बढ़े और इज्जत से इयन को अभिवादन किया। बाकी 3 बड़ी फैमिलीज के मुखियाओं ने भी उसे औपचारिक रूप से अभिवादन किया, लेकिन इयन ने उनसे कहा कि इतने औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। फोर्थ एल्डर ने समझाया कि अगर उन्हें पता होता कि एक होली सन कैंडिडेट आ रहा है तो वो एक शानदार स्वागत की तैयारी करते।
फिर उन्होंने माना कि हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि ईएन उनके सेक्ट में क्या करने आया है। ईन ने साफ किया कि होली सन उपाधि के एक दावेदार के तौर पर सभी प्रतियोगियों को डीमन क्राउन प्रिंस मू डावियान को पकड़ने का एक काम दिया गया था। उसने खुलासा किया कि वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे शक था कि डीमन क्राउन प्रिंस इसी इलाके में दिखाई देगा। ठीक तभी क्राउन प्रिंस के ड्रैगन में ईन पर हमला करने की कोशिश में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन ईन ने एक ही झटके में उस ड्रैगन को एक सांप में बदल दिया, जिसने अपनी जबरदस्त ताकत से सबको हैरान कर दिया। यहां तक कि क्राउन प्रिंस भी साफ तौर पर हिला हुआ दिख रहा था। ईन ने ऐलान किया कि प्रिंस को जिंदा ले जाना वक्त की बर्बादी होगी और सलाह दी कि उसे मारकर सिर्फ उसका सिर ले जाना चाहिए। बुरी तरह डरा क्राउन प्रिंस अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। उसने वादा किया कि अगर ईन ने उसे बख्श दिया तो वो एक कुत्ते की तरह उसकी सेवा करेगा। जैसे ही ईन हमला करने वाला था, एल्डर सू यानी सुचिंगी ने बीच बचाव किया। उन्होंने एक पत्थर फेंका जिसने ईन के हाथ को पीछे धकेल दिया और उस घातक हमले को रोक दिया। ईन उसकी तरफ मुड़ा और पूछा, जिसने मुझे रोका क्या वो मशहूर एल्डर सू है और तुमने बीच बचाव क्यों किया? ईन ने मन ही मन माना कि एल्डर सू जरूर ताकतवर है। उसने सिर्फ एक कंकड़ से उसका हमला रोक दिया था जो उसकी ताकत को लगभग ईन के बराबर दिखाता था। इस बीच हमारे हीरो सुचिंगी को एक खुफिया मिशन मिला। मू डावियान को ईन से बचाना है और ईन को होली सन बनने से हर कीमत पर रोकना है। अगर कामयाब रहे तो इनाम 500 स्कमबैक पॉइंट्स और 5000 फेट पॉइंट्स होंगे, लेकिन नाकाम होने पर 500 स्कमबैक पॉइंट्स खोने और कल्टीवेशन लेवल में गिरावट की सजा लगेगी। एल्डर सू ने सीधे ईन से बात की। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन सख्ती से कहा कि वो क्राउन प्रिंस को उनके सेक्ट के इलाके में मारे जाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर ईन ने यहां उसे मार दिया और चला गया तो डीमन क्लैन बदला लेने के लिए यकीनन उनके सेक्ट पर हमला करेगा। ईन सहमत हो गया और माना कि एल्डर सू की बात में दम है। क्राउन प्रिंस को मारने से सेक्ट पर मुसीबत जरूर आएगी और उसने माफी मांगी कि उसने पहले इस बारे में नहीं सोचा। क्राउन प्रिंस ने मन ही मन सोचा कि एल्डर सू साफ तौर पर ईन से ज्यादा ताकतवर है और क्योंकि सुचिंगी ने अभी उसकी जान बचाई है, उसके पास रहने से ही उसकी सुरक्षा पक्की होगी। उसने फैसला किया कि वो कुछ भी हो यहीं रहेगा और यहां तक कि एल्डर सू को अपने मास्टर के रूप में देखने लगा। क्राउन प्रिंस ने फिर ईन का मजाक उड़ाया। ईन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि एल्डर सू ने मुझे पहले ही जख्मी कर दिया था, वरना ईन जैसे होली सन उम्मीदवार को हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होता। उसने दावा किया कि अगर एल्डर सू आसपास नहीं होते तो वो उसे 2 मिनट में कुचल देता। ईन ने गुस्से से उसकी तरफ घूरा और क्राउन प्रिंस तुरंत पीछे हट गया। उसने धमकी दी कि अगर ईन ने उसे मारा तो डीमन क्लैन के बड़े लोग इसकी जांच करेंगे और बदला लेंगे और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ईन मान गया और कहा कि क्राउन प्रिंस इस बार बच गया। उसने माना कि उसे अभी मारना सही नहीं है, लेकिन चेतावनी दी कि जैसे ही वो सेक्ट से बाहर निकलेगा उसके पास कोई सुरक्षा नहीं होगी, तुम हमेशा छिप नहीं पाओगे। इसी के साथ क्राउन प्रिंस का मामला सुलझ गया। लेकिन ईन ने एक अजीब बात की तरफ इशारा किया। उसे सेक्ट के शिष्यों में से एक के अंदर शैतानी आभा महसूस हो रहा था। उसे शक था कि वहां कोई शैतानी तकनीकों का अभ्यास कर रहा है। एल्डर्स हैरान थे और तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर दिया कि उनके सेक्ट में कोई भी ऐसी प्रतिबंधित कलाओं का अभ्यास नहीं करता। अचानक विन आगे बढ़ा और ईन के दावे का समर्थन किया। उसने कहा कि भले ही सवालों के घेरे में आई लड़की आम लोगों को धोखा दे सकती है, लेकिन वो डीमन स्लेइंग अलायंस के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती, जिनका काम ही राक्षसों को खत्म करना है। एक डीमन कल्टीवेटर को पहचानना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। दर्शकों ने सहमति जताते हुए आपस में बात की, डीमन स्लेइंग अलायंस की खतरनाक शोहरत को मानते हुए। एक बार जब वो किसी डीमन को पहचान लेते हैं, वो उसे कभी जाने नहीं देते हैं। जब होली सन उम्मीदवार ईन और डीमन स्लेइंग अलायंस के एक सदस्य ने दोनों ने एक ही इल्जाम लगाया, तो भीड़ को यकीन होने लगा कि ये सच है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि फोंग वानचिंग, जो पहले एक मामूली कल्टीवेटर थी, अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई। इससे उनका शक पक्का हो गया कि शुरुआत से ही कुछ गलत था।